हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10.6 से 10.10 तक को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इट इज पार्ट 9 of the chapter wave optics of class 12। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.6 से, विच इज ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 नैनोमीटर एंड 520 नैनोमीटर, that is symbol is nm, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Part A, find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for wavelength 650 nanometer nm. And part B, what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths, that is 650 and 650 nanometer nm and 520 nm coincide. It is given distance between two slits, that is 2d is equal to 2 millimeter, and distance of the screen from the plane of the two slits, capital D is equal to 1.2 meter. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लाइट के दो वेवलेंथ्स का यूज होता है। एक है लेमडा वन इक्वल्स टू 650 nanometer nm, that is 650 into 10 to the power minus 9 meter, and another wavelength lambda 2 is 520 nanometer nm, that is symbol of nanometer is nm, और यह 520 into 10 to the power minus 9 मीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। 1 nm इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर। तो ये दोनों वेवलेंथ का लाइट यूज किए जाते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। एक लाइट बीम में दो वेवलेंथ का लाइट प्रेजेंट है जिसके वैल्यूज दिए हुए हैं, और इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑब्टेन करना है स्क्रीन पर या आईपीस के फोकल प्लेन पर। तो पार्ट ए में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर। अब पार्ट ए में मालूम करना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दैट इज n इक्वल टू वाट n इक्वल टू 3। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, दैट इज n इक्वल टू 3 फ्रॉम फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 नैनोमीटर nm। तो ये लेमडा 1 650 नैनोमीटर का जो लाइट बीम में दो चूँकि वेवलेंथ है, तो एक लाइट रे का वेवलेंथ है उसमें 650 नैनोमीटर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस लाइट वेव के कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल मैक्सिमम से, चूँकि सेंट्रल मैक्सिमम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसे सेंट्रल मैक्सिमम कहा जाता है। तो उससे कितनी दूरी पर तीसरा ब्राइट फ्रिंज होगा, उस डिस्टेंस को मालूम करना है। कितने डिस्टेंस पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितने डिस्टेंस पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगा, उस डिस्टेंस को मालूम करना है। मतलब यहाँ हमें मालूम करना है y3, y इज द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, एंड हेयर y3 दैट इज yn, तो n इक्वल टू 3, y3 मालूम करना है हमें। और 2d मालूम है 2 मिलीमीटर। 2d दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस 2d 2 mm, दैट इज 2 into 10 to the power minus 3 मीटर में कन्वर्ट कर लिए। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर, दैट इज 10 to power minus 3 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स इज 1.2 मीटर, d इक्वल टू 1.2 मीटर। अब हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला yn इक्वल टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी अनदर ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस के लिए फार्मूला
वाई एन इजकल टू, माने ये केवल मैक्सिमम के लिए होगा, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज के लिए होगा, माने मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए ही केवल होगा, जो कि सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है, ऑब्टेन करने का फार्मूला है वाई एन इजकल टू एन लेमडा डी अपॉन 2d। अब यहाँ पर चूंकि थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमम से डिस्टेंस मालूम करना है, तो y3 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू n इज 3 एंड लेमडा की जगह लेमडा 1 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, चूँकि लेमडा 1 वेवलेंथ के लिए मान 650 लेमडा 1 इक्वल टू 650 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट है। लाइट बीम में 2 वेवलेंथ है, उसमें से इस वेवलेंथ 650 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस मालूम करना है। तो n इक्वल टू 3 लेमडा 1 इक्वल टू 650 इंटू 10 to the power -9 and distance of the screen from the plane of the slit is 1.2 meter and 2d is also given 2 into 10 to the power -3 मीटर। अब यहाँ से ये -3 से डिनोमिनेटर में -3 है, वो न्यूमरेटर में -9, इसका -9 का -3 पावर कैंसिल हो गया, तो -6 पावर ऊपर में बचेगा, और यहाँ 2 से 650 कैंसिल हो जाएगा, या 1.2 को कैंसिल करा दें तो 0.6 हो गया ये। तो अब 0.6 इंटू 3 दैट इज 1.8, 0.6 इंटू 3 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 650 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6, 10 to the power -6 यही बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.17 इंटू 10 to the power -3, एक जीरो से ये 1.8 का डिसमल एक प्लेस पर है, एक जीरो से 650 के जीरो से न्यूट्रलाइज हो गया। तब मल्टीप्लाई करने पर अब केवल 65 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 इंटू 18, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40, रिमाइंडर 4, 8 इंटू 6 48 प्लस 4 5 2 0, 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 1 6 0, 5 2 7 6 5 11 1170 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6 दैट इज। अब 3 प्लेस पर डिसमल यहाँ -6 में से -3 3 प्लेस तक डिसमल यहाँ -3 पावर, उससे -3 पावर मीन्स 3 प्लेस तक डिसमल यहाँ यूज करेंगे, तो 1.170 इंटू 10 to the power -6। तो y3 का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, और वह वैल्यू है y3 इक्वल्स टू, यहाँ पर y3 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करके आया 1170 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6 मीटर, और -6 में से -3 पावर यहाँ से अलग करके इसमें जो टर्म 1170 है, इसमें 3 प्लेस पर डिसमल लोकेट कर देंगे डिसमल, तो 1.170 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3 मीटर दैट इज 1.17 इंटू 10 to the power -3 मीटर दैट इज 1.17 मिलीमीटर। तो ये मालूम हो गया डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड फ्रिंज का डिस्टेंस सेंट्रल से मालूम हो गया। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन किया जाए। पार्ट बी में व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। मतलब सेंट्रल मैक्सिमम से उस ब्राइट फ्रिंज का मिनिमम डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा जहाँ पर कि दोनों वेवलेंथ के कारण ब्राइट फ्रिंज इंटरफेरेंस के बाद एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। तो लेट दैट डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, that distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide। तो वह डिस्टेंस हम सपोज करते हैं सेंट्रल मैक्सिमम से कितना है, y n डैश है, ये y डैश है या y n डैश है, y n डैश विद द y n या y m यहाँ सपोज कर लेते हैं, y m डैश विद द मिनिमम डिस्टेंस
minimum distance from the central maximum where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. दोनों वेवलेंथ्स के कारण उनके ब्राइट फ्रिंजेज एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। वह डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से कितना है, वाई एम डैश है, कोइंसाइड, दैट इज वाई एम डैश इक्वल्स टू, इस डिस्टेंस को मालूम करना है। तो हम सपोज करते हैं कि इसका वाई एम डैश डिस्टेंस हो गया, तो इसके इस डिस्टेंस पर फर्स्ट जो वेवलेंथ है, चूँकि दो वेवलेंथ है उसमें, तो 65 नैनोमीटर का एमएथ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करता है 520 नैनोमीटर के एम प्लस 1एथ से। एक का एमएथ, दूसरे का एम प्लस 1एथ, एक ज़्यादा उससे। तो वाई एम इक्वल टू एमएथ हो गया किसका, एम हो गया नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और एम लेमडा वन इंटू कैपिटल डी अपॉन 2D, और सेकेंड वेवलेंथ का लाइट का एम प्लस 1एथ ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है पहले लेमडा 1 650 नैनोमीटर के वेवलेंथ से, के लाइट से, के ब्राइट फ्रिंज से 650 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट के कारण जो इंटरफेरेंस फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा, तो वह ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड हो रहा है 520 नैनोमीटर के वेवलेंथ के कारण ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रहा है। तो लेमडा 1 मतलब 650 नैनोमीटर का एमएथ ब्राइट फ्रिंज 520 नैनोमीटर के एम प्लस 1एथ, मैंने उसका अगला, मैंने एम प्लस 1 एक ज़्यादा उसका, उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो एम प्लस 1 इंटू लेमडा 2 इंटू कैपिटल डी अपॉन 2D, इससे हमें m का वैल्यू मालूम हो जाएगा। और जब m का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो फिर हम m का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो उसके बाद हम y4 डैश भी मालूम ym डैश भी मालूम कर लेंगे। यहाँ भी 2D है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें m, दोनों ym डैश, इसको इक्वेशन एक हम सपोज कर लें, इक्वेशन अभी तक हमने नहीं माना है, 1 कर लेते हैं सपोज। अब इसमें दोनों को इक्वेट कर दें, m इंटू लेमडा वन का वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज वी हैव m, और m मालूम करना है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज है जो कोइंसाइड कर रहा है। तो m लेमडा 1 इज 650 नैनोमीटर, 650 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल D तो कैंसिल हो जाएगा, 2D भी कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2D इक्वल्स टू, दोनों वाई एम डैश के इक्वल हैं दोनों टर्म, तो इसलिए RHS में m प्लस 1 इंटू लेमडा 2 इज 520 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल D अपॉन 2D। कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल हो गया दोनों साइड में, 2D से 2D कैंसिल हो गया, और m इंटू 650 इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू 520, 0 भी कैंसिल हो गया। अब m प्लस 1 बाई m यहाँ और m अपॉन m प्लस 1 अपॉन m इंटू 65 इजकल टू m प्लस 1 इंटू 52 बचा, तो m प्लस 1 अपॉन m इक्वल्स टू 65 अपॉन 52, और ये 13 से 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, 13 इंटू 4 52, 5/4, और m अपॉन m प्लस 1
इक्वल्स टू 4/5 रेसिप्रोकल हो गया। तो और 4/5 इज 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 m/m+1 इक्वल्स टू 0.8। 4 में 5 से डिवाइड करने पर 0.8 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अब m इंटू 1 इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाइड बाई m+1 और m इक्वल्स टू 0.8 m मल्टीप्लाइड बाई 0.8 प्लस 0.8 में m से मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है और प्लस 0.8 इंटू 1 दैट इज 0.8 और 0.8 प्लस और m माइनस इसको साइड चेंज कर लें 0.8 m को LHS में 0.8 m इक्वल्स टू 0.8 और 1 m मीन्स 1 m माइनस 0.8 m दैट इज 0.2 m इक्वल्स टू 0.8 therefore m equals to 0.8/0.2 दैट इज एक प्लेस पर डिस्मल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से 8 कैंसिल होकर 4 हो गया। मतलब फोर्थ सेंट्रल मैक्सिमम से फोर्थ जो ब्राइट फ्रिंज होगा वह एक दूसरे से कॉन्साइड करेगा। Now putting the value of a small m, that is number of bright fringe from the central maximum due to both wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer, both will coincide is number of bright fringe is a small m is equal to 4. Now putting this value of m in equation 1, we can obtain distance of the minimum bright fringe from the central maximum due to both wavelengths will coincide. So equation 1 is ym equals to ym dash suppose हमने किया था इक्वल टू lambda 1 m into lambda 1 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D अपॉन 2D। तो m तो हमें मालूम हो गया नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड करेगा दोनों वेवलेंथ के कारण फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे से कॉन्साइड करेगा। तो m इक्वल टू 4 हो गया, lambda 1 इक्वल टू 650 इंटू 10 to the power -9। Capital D is given, distance of the screen from the plane of the slit 1.2 upon divided by 2D. 2D is 2 millimeter, that is 2 into 10 to the power -3 मीटर। -3 से -9 10 to the power -9 डिनोमिनेटर का कैंसिल होके -6 बचेगा और यहाँ पर ये 2 से 4 कैंसिल होके 2 हो गया। अब यहाँ पर 1.2 और यहाँ पर एक डिस्मल यहाँ पर एक 1.2 का डिस्मल 650 के 0 से न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये भी 0 से डिस्मल न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ हो गया 12 into 2 24 into 65 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें 64 into 24 को 1560 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6 मीटर। अब यहाँ पर 10 to the power -6 का -3 इसका पावर अलग करके यहाँ 3 प्लेस पर फर्स्ट जो टर्म है 1560 में 3 प्लेस तक डिस्मल यहाँ प्रोवाइड कर दें। तो 1.560 3 प्लेस पर 1 2 3, तो 5 के पहले एक डिस्मल होगा और 1 के बाद। इसमें कितना बचा 10 to the power -3 से -6 से 10 to the power -3 अलग कर लिए हैं, तो इसमें बचा 10 to the power -3 मीटर।
that is 1.56 into 10 to the power minus 3 मीटर, that is 1 point, इसे हम we can write it as 1.56 millimeter mm, 1 mm is equal to 10 to power minus 3 मीटर। तो ये हो गया y m डैश मतलब y4 डैश मतलब फोर्थ उस फोर्थ फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस जो कि दोनों वेवलेंथ के लिए कोइंसाइड कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस हो गया। यहाँ पर वाई एम डैश की जगह y4 डैश करना होगा। y डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमम से उस ब्राइट फ्रिंज का जो कि दोनों वेवलेंथ के कारण, यहाँ पर दोनों वेवलेंथ के कारण ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कौन सा है? चौथा ब्राइट फ्रिंज दोनों का, दोनों वेवलेंथ का चौथा फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है सेंट्रल मैक्सिमम से। तो वह डिस्टेंस मालूम हो गया y4 डैश इक्वल टू 1.56 mm मिलीमीटर, जो कि 1.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर है। नाउ प्रॉब्लम नंबर 10.7 which is in a double slit experiment. The angular width of a fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer nm. What will be the angular width of the fringe if the entire apparatus, experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4/3. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी फ्रिंज का एंगुलर विड्थ दिया है 0.2 डिग्री, जो उस स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ है, जो कि स्लिट्स के प्लेन से 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और वेवलेंथ लाइट यूज किया गया है, उसका वेवलेंथ 600 nm है, नैनोमीटर है। तो अगर पूरे एक्सपेरिमेंटल एपरेटस को अगर वाटर में इमर्ज कर दिया जाए, ये तो हवा में था, यहाँ एंगुलर जो विड्थ था फ्रिंज का 0.2 डिग्री वह एयर में, पूरे एपरेटस को अगर वाटर में इमर्ज कर दिया जाए तो न्यू एंगुलर विड्थ क्या होगा ये मालूम करना है। वाटर में कितना एंगुलर विड्थ होगा, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज होगा वो मालूम करना है। फ्रिंज का एंगुलर विड्थ वाटर में कितना होगा वो मालूम करना है अगर पूरे एपरेटस को वाटर में डुबा दिया जाए। और इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू और एन इक्वल्स टू NW इक्वल टू 4/3। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। पहले थीटा दिया हुआ है, थीटा इन एयर एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज। सपोज करते हैं एंगुलर विड्थ फर्स्ट मिनिमम का है, तो फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर विड्थ होता है थीटा इक्वल टू λ/d, लैम्डा अपॉन d, वेयर d इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। तो एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज दिया है, एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज इज गिवन इन एयर, थीटा इक्वल टू λ/d। और यहाँ डिफ्रैक्शन के केस में हम देखे थे, ये फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर विड्थ होता है सराउंडिंग सेंट्रल मैक्सिमम, तो थीटा इक्वल टू λ/d। और ये थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू 0.2 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी द इंटायर एपरेटस इज इमर्ज्ड इन वाटर, तो वेवलेंथ उसमें तब लाइट का वेवलेंथ वाटर में घट जाएगा, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, वेवलेंथ ऑफ लैम्डा डैश सपोज कर लेते हैं, लैम्डा है एयर में वेवलेंथ, और जो कि दिया है 600 नैनोमीटर, लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, एयर में लाइट का वेवलेंथ दैट इज 600 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9 मीटर। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर ये मालूम कर लें, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर when the entire apparatus is immersed in water, तो wavelength of light in water lambda dash is equal to air wavelength of light in air upon refractive index of water NW, lambda dash is equal to lambda by NW। therefore angular width, therefore this is equation number 2, therefore angular width of the fringe in water, therefore angular width of the fringe in water is theta dash is equal to lambda dash अपॉन d, तो वही रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं करेगा, या सिंगल स्लिट है तो उसमें, यहाँ हालांकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो 2 स्लिट लिया गया है, तो उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, तो
उस डिस्टेंस को यहाँ पर डी सपोज किया गया है। 2D सपोज किया जाता है या डी भी सपोज किया जा सकता है। और लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाई एन डब्लू इंटू डी, दैट इज, और लेमडा बाई डी इक्वल टू थीटा विच इज 0.2। तो इसको हम थीटा बाई डी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन डी, सॉरी थीटा अपॉन एन डब्लू, चूँकि लेमडा बाई डी थीटा हो गया, जो कि एयर में एंगुलर विड्थ है फ्रिंज का 0.2 डिग्री दिया है। तो लेमडा बाई डी के जगह पर यहाँ लेमडा डैश की जगह लेमडा बाई एन डब्लू यहाँ रिप्लेस किया गया, और डी तो इसमें है इस फार्मूला में। तो लेमडा बाई डी ये थीटा हो गया, यहाँ इक्वेशन 1 में दिया है एयर में फ्रिंज का विड्थ जो कि गिवन है प्रॉब्लम में 0.2 डिग्री। तो लेमडा बाई 2 के जगह थीटा लिख दिए, और बट अपॉन एन डब्लू। अब यहाँ थीटा इक्वल टू 0.2 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा के जगह 0.2 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, दैट इज 1.33। तो therefore we have theta dash means angular width of the fringe in water when the entire apparatus is immersed in water. Theta is equal to 0.2 degree upon 4/3. The NW is the refractive index of water which is given in the problem, 4/3, 4/3, that is 0.2 degree, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन 4, that is 3 into 2 6 degree, 0.6 अपॉन 4। अब 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 0.3 डिग्री, डैट इज, अब 0.3 डिग्री बाई 2, तो डिवाइड कर देंगे तो 0.3/2, दैट इज 0.15 डिग्री आंसर। That is angular width of the fringe in water is theta dash is equal to 0.15 degree. Now problem 10.8. What is the Brewster angle for air to glass transition? Refractive index of glass Ng is equal to 1.5. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, और लाइट रे एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, ट्रांजिशन लाइट रे का एयर से ग्लास में हो रहा है। तो उस इंटरफेस के लिए, मतलब एयर ग्लास इंटरफेस या एयर ग्लास बाउंड्री सरफेस के लिए ब्रूस्टर एंगल मालूम करना है। ब्रूस्टर एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली plane polarized, while reflected light from the transparent surface is partly polarized. So that angle of incidence is called Brewster angle. Brewster angle एयर ग्लास बाउंड्री सरफेस के लिए, इस केस में वह एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट, सम पार्ट ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा और सम ट्रांसमिट होगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट, ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट टोटली पोलराइज्ड हो, प्लेन पोलराइज्ड हो, तथा रिफ्रैक्टेड लाइट पार्टली पोलराइज्ड हो, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ब्रूस्टर एंगल कहा जाता है। तो ब्रूस्टर एंगल सिंबल इज IP। तो व्हाट इज द ब्रूस्टर एंगल, दैट इज IP हमें मालूम करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। तो सिंबल ब्रूस्टर एंगल का IP मालूम करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है Ng इक्वल टू 1.5, और चूँकि हमें मालूम करना है ब्रूस्टर एंगल, तो ब्रूस्टर एंगल IP मालूम करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है Ng इक्वल टू 1.5, और यहाँ पर ब्रूस्टर लॉ का यूज करेंगे। ब्रूस्टर लॉ क्या है, Ng इक्वल टू N इक्वल टू और म्यू इक्वल टू tan IP, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, that is denser medium here, that is refractive index of glass in case of air to glass transition. Refractive index of the denser medium is equal to tangent of the angle of polarization, and this is Brewster law, that is N equal to, in symbol N equal to tan IP। अब N की जगह यहाँ Ng कर देते हैं, क्योंकि ग्लास है डेंसर मीडियम, लाइट एयर से डेंसर मीडियम की ओर ग्लास में इंटर कर रही है। तो उस सिचुएशन में Ng इक्वल टू
10 IP कहाँ से हुआ? ये ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ। NG इक्वल टू और म्यू इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी होता है 10 IP, और NG इक्वल टू 1.5 इक्वल्स टू 10 IP, देयरफॉर IP इक्वल टू 10 इनवर्स, साइड चेंज करेंगे 10 को तो 10 इनवर्स 1.5, और ये वैल्यू नियरली, इसको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से अगर देखा जाए तो ये वैल्यू नियरली 56.3 डिग्री आंसर, और नहीं तो एंगल ऑफ ब्रूस्टर एंगल इक्वल टू 10 इनवर्स 1.5, इतना भी आंसर दिया जा सकता है एग्जाम में। ये ब्रूस्टर्स एंगल हो गया, ब्रूस्टर्स एंगल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP इक्वल टू 10 इनवर्स 1.5, दैट इज 56.3 डिग्री नियरली आंसर। Now problem number 10.9, light of wavelength 5000 angstrom falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of the incident light, and for what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? यहाँ लाइट जिसका वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम है, वह किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, किसी परावर्तक सतह पर या ओपेक सरफेस पर फॉल करती है, तो उस लाइट का, इंसिडेंट लाइट का, उस लाइट का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एंड फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे, और कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के नॉर्मल होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90 डिग्री, और I इक्वल टू R होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो उसका यूज करेंगे। लेकिन पहले हम इसका वेवलेंथ मालूम कर लें। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ तो ही होगा जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है। इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ दिए हुए है, इट इज़ गिवन। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है। सपोज करते हैं लाइट रे वो इज द वो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और वो इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गया ये रे, रिफ्लेक्ट होकर के इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ होगा वही रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ होगा। और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल I, और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R हो गया। यहाँ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट है कितना, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रम, दैट इज 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एंड तो पूछ रहा है कि कितना होगा वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट का। तो वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट equals to wavelength of incident light, wavelength of incident light। और चूँकि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रम है, इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट क्योंकि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, एयर में ही, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट का भी वेवलेंथ उतना ही होगा, दैट इज 5000 एंगस्ट्रम, दैट इज 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, और सेंटीमीटर में अगर देखना चाहें तो 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 cm। अब फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द वेवलेंथ तो हो गया मालूम, अब फ्रीक्वेंसी कितना होगा इंसिडेंट लाइट का। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट n, फ्रीक्वेंसी को n से सिंबल से और न्यू सिंबल से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, c अपॉन लेमडा, और यहाँ पर c मालूम है 3 इंटू 10 टू पावर, हम जानते हैं वी नो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एंड लेमडा इज 5000 एंगस्ट्रम, दैट इज 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। अब यहाँ माइनस 10 ऊपर जाकर के प्लस 10 हो जाएगा, और 8 पहले से है तो 18 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर, सो n इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट n इक्वल टू, और n इक्वल्स टू c 3 इंटू 3 इंटू, अब 10 टू पावर 8 में से 10 टू पावर 4 10 टू पावर 4 पावर हम उसे
अलग करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 10⁴ दैट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, यहाँ पर 4 बचा, 4 पावर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−10 है, ऊपर जाके 10⁻+10 हो जाएगा। तो कुल मिला करके ऊपर में 10⁻14 पावर ऐड होता है, 10⁻−10 ऊपर जाके +10 हो गया अपॉन 5,000 और ये हो गया 10⁻10 + 4 10⁻14 और ये 6 टाइम कैंसिल हो गया, 3 0 कैंसिल हो गया और 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 30 5 से कैंसिल हो गया, दैट इज 6 इंटू 10⁻, यहाँ 4 10⁻4 इंटू 10⁻14 दैट इज 4 + 10 पावर ऐड हो जाएगा 10⁻14 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, तो ये 6 इंटू 10⁻14 हर्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट n इक्वल टू, therefore frequency of incident light n इक्वल टू 6 इंटू 10⁻14 हर्ज। आंसर, एक पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में था इसमें कितने एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी किस एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तथा रिफ्लेक्टेड लाइट, किस एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट लाइट के नॉर्मल होगा, तो उसके लिए दैट इज I + R। मतलब अब सेकेंड पार्ट में इसका मैंने किस एंगल के लिए ऑफ इंसिडेंट के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट लाइट के नॉर्मल होगा, दैट इज I + R, दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 90 डिग्री, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करना है I। तो अब एंगल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको मालूम है I = R होता है, तो I मालूम करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो R की जगह I भी यहाँ रिप्लेस करते हैं। ये का क्यों, यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I = R होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो R की जगह पर भी I रिप्लेस कर दिया गया। और चूंकि हमको वही एंगल मालूम करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, जिसके लिए रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट लाइट के नॉर्मल हो जाए, मतलब I + R 90 और R की जगह I ही रिप्लेस किए, तो I + I 2I = 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I = 90 डिग्री अपॉन 2, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस I = 90 डिग्री बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। आंसर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री होगा, जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट लाइट रे के नॉर्मल होगा। तो आंसर इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I = 45 डिग्री। In last problem number 10.10, which is estimate the distance for which ray optics is good approximation for an aperture of 4 mm and wavelength of light 400 नैनोमीटर। इसमें वह डिस्टेंस मालूम करना है जबकि कोई अपर्चर है सिंगल स्लिट, उसका अपर्चर है 4 mm, तो मैंने अपर्चर का विड्थ है 4 mm, दैट इज D = स्मॉल d विड्थ ऑफ द अपर्चर, उस अपर्चर से लाइट का डिफ्रैक्शन होगा, तो कितने डिस्टेंस तक स्लिट से कितने डिस्टेंस तक लाइट नियरली रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करेगा, मतलब रे ऑप्टिक्स किस डिस्टेंस तक गुड अप्रोक्सीमेशन में होगा रे ऑप्टिक्स के, ये मालूम करना है। मतलब स्लिट से डिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे कितने डिस्टेंस तक, स्लिट से कितने डिस्टेंस तक, मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस क्या होगा जहाँ तक लाइट स्लिट से डिफ्रैक्शन के बाद नियरली स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा या रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करेगा। मतलब वह डिस्टेंस क्या होगा जिसके लिए रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन में होगा, मतलब रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी जहाँ तक होगी जिस डिस्टेंस तक, वह डिस्टेंस फ्रेनेल डिस्टेंस कहलाता है स्लिट से स्क्रीन का। तो उस डिस्टेंस को मालूम करना है, फ्रेनेल डिस्टेंस विच इज ZF, फ्रेनेल डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ स्लिट का जो विड्थ है वो 4 mm है, दैट इज 4 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर दें 1000 से डिवाइड करके, 1 mm = 1000, 1/1000 मीटर, दैट इज 10⁻3 ऊपर जाके न्यूमरेटर में -3 मीटर हो जाएगा। और वेवलेंथ दिया है ऑफ लाइट लैम्डा, वेवलेंथ का सिंबल 400 nm, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नाउ फ्रेनेल डिस्टेंस हमको मालूम करना है, फ्रेनेल डिस्टेंस इज ZF। ये फ्रेनेल डिस्टेंस हो गया जहाँ तक लाइट स्लिट से
जहाँ तक लाइट जो है रे ऑप्टिक्स, जिस डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन में होता है या रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है, जिस डिस्टेंस तक, मतलब स्लिट से लाइट के डिफ्रैक्शन के बाद जिस डिस्टेंस तक लाइट रे नियरली स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, उस डिस्टेंस को हम फ्रेनेल डिस्टेंस कहते हैं। और फ्रेनेल डिस्टेंस वह डिस्टेंस है जहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है या रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन में होता है। तो फ्रेनेल डिस्टेंस मालूम करना है। फ्रेनेल डिस्टेंस ZF हमें मालूम करना है। ZF इक्वल टू वाट यूजिंग द फार्मूला। तो सो फॉर ए गुड फॉर विच द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज इन गुड अप्रोक्सीमेशन इज ZF इज यूजिंग द फार्मूला ZF इक्वल टू d स्क्वायर बाई लेमडा, और d स्क्वायर, d इज विड्थ ऑफ द स्लिट 4 मिलीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16, 4 स्क्वायर 16 एंड 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹। अब यहाँ पर -6 न्यूमरेटर में है और नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁹, इससे कैंसिल होकर 10⁻3। तो अब ऊपर में हो जाएगा 16 इंटू 10⁻3 प्लस 3, -3 नीचे में बचा तो ऊपर जाकर न्यूमरेटर में +3 अपॉन 400। अब इसका 2 जीरो 10⁻3 के एक पावर से 10⁻3 के 3 पावर से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 पावर बचा 10⁻1, और यहाँ ये 16 अपॉन 4 दैट इज 4 इंटू 4 16, दैट इज 4 इंटू 10, 4 इंटू 10⁻1 दैट इज 4 इंटू 10 दैट इज 40 मीटर। तो 40 मीटर आंसर हो गया। दैट डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स इज in good approximation, that is ray optics is valid for the distance for which ray optics is valid is the Fresnel distance ZF is equal to 40 meter. So ZF, that distance Fresnel distance is ZF is equal to Fresnel distance. ZF is the Fresnel distance. Fresnel distance is 40 meter. आंसर। और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि पार्ट 9 था चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 फिजिक्स का। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप सभी लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।